गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 25 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत का कौन सा शहर चौथे विश्व खाद्य भारत 2025 की मेजबानी करेगा। तो आंसर होगा नई दिल्ली। तो वर्ल्ड फूड इंडिया की हम बात कर रहे हैं, इस बार इसका ये होगा चौथा संस्करण। ये 25 से लेकर 28 सितंबर तक होगा। कहां पर? नई दिल्ली में। चौथा संस्करण होगा, याद रखना। पहला संस्करण 2017 में हुआ था नई दिल्ली में, दूसरा संस्करण 2023 और तीसरा 2024 में हुआ था, और अब ये चौथा 2025 में हो रहा है। सारे के सारे कहां पर हुए? नई दिल्ली में। कौन आयोजन करता है? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इसका आयोजन करता है। और नेशनल पार्टनर बनाया गया है फिक्की को, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को, और नॉलेज पार्टनर अर्नेस्ट एंड यंग को बनाया गया है। थीम भी है प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि के लिए प्रसंस्करण। अब यहाँ पे आपको मैं फूड से ही संबंधित कुछ और प्रश्न रिवाइज करवाता हूँ। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर, भारत की पहली हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम ये कहां पर स्थापित की गई या लॉन्च की गई? उज्जैन में। दूसरा ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 हुआ था नई दिल्ली में। और तीसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 समिट, ये भी नई दिल्ली में हुआ था। ये भारत का सबसे बड़ा फूड समिट है, जिसमें पार्टनर कंट्री जापान था, फोकस कंट्री वियतनाम और ईरान। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स आया था, उसमें टॉप पे केरल रहा। वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 को जीता मारिया अंगेला, हुंगरिया ने, ब्राजील से हैं। और फूड प्लेनेट पुरस्कार 2025 इसको जीता नाइट्रो कैप्ट ने, ये एक स्वीडिश स्टार्टअप है। ठीक है, तो ये फूड से ही संबंधित कुछ और प्रश्न ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 23 जुलाई को। तो हर साल 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाया जाता है। 23 जुलाई को ही क्यों? क्योंकि 23 जुलाई 1927 में भारतीय प्रसारण कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसने भारत में रेडियो सेवाओं की शुरुआत की थी। वैसे भारतीय प्रसारण कंपनी से पहले भारत में पहला रेडियो प्रसारण ये जून 1923 में बॉम्बे के रेडियो क्लब के द्वारा किया गया था। और ऑल इंडिया रेडियो ये स्थापित हुआ था 1936 में। फिर इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था 1956 में। तो इस प्रश्न में हमने देखा कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, याद रखना 23 जुलाई को। और इसी से संबंधित एक और दिवस आपको याद आएगा, लोक सेवा प्रसारण दिवस। ठीक है, मतलब पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, ये 12 नवंबर को होता है, याद रखना। तो दोनों में आप कंफ्यूज न हो जाओ, इसलिए दोनों मैंने साथ साथ लिख के आपको बता दिए। बाकी डे वाला प्रश्न है जुलाई के, एक बार फिर से मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज करवाता हूँ। देखो, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे था, जीएसटी डे था, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस था। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, ये जुलाई के पहले शनिवार को होता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस, 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य कृषि दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस, 20 जुलाई को इंटरनेशनल मून डे, 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस, और 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट डेज ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में GRSE यानी कि गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने कोलकाता में अभी कौन सा 8वां और अंतिम ASW मतलब हो गया एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट को लॉन्च किया है। तो इसका नाम है INS अजय। तो ASW शेलो वाटर क्राफ्ट यानी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर यानी कि पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज, मतलब जो पनडुब्बी को मारने में सक्षम है, इस तरह का शेलो वाटर क्राफ्ट यानी कि उथले पानी में, मतलब इसको ज्यादा गहराई वाला पानी नहीं चाहिए, कम गहराई वाले पानी में भी ये चल जाएगा, तो इसीलिए कहा शेलो वाटर क्राफ्ट। तो अभी गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने कोलकाता में ही अर्नला श्रेणी का 8वां और अंतिम एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट को अभी लॉन्च किया है, और इसका नाम है INS अजय, या इसी को यार्ड 3034 भी कहते हैं। इस श्रेणी में ये 8वां और अंतिम है। पहला था INS अर्नला, जो कि महाराष्ट्र का जो अर्नला किला है उसी के नाम पे उसका नाम रखा गया था। तो याद रखना, ये भी एक अच्छा प्रश्न बन जाएगा कि पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट का नाम क्या है? INS अर्नला। एक्चुअली में रक्षा मंत्रालय ने तटीय सीमा को मजबूत करने के लिए 2014 में भारतीय नौसेना को 16 विशेष एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट देने की मंजूरी दी थी।
जिसमें से 8 बनाएगा गार्डन रिच शिपबिल्डर्स इंजीनियर कोलकाता, और इन जहाज़ों को अर्नाला श्रेणी के जहाज कहेंगे। बाकी 8 बनाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, और इन्हें माहेश श्रेणी के जहाज कहेंगे। तो जो गार्डन रिच शिपबिल्डर्स है उसने 8 बना दिए हैं। 8 में से ये अभी 8वां और अंतिम वाला इसने लॉन्च कर दिया है। इसका नाम INS अजय है। तो पहले और आखिरी दोनों का नाम याद रखना। पहले का नाम INS अर्नाला है और 8वें का नाम INS अजय है, जिनका निर्माण किया गार्डन रिच शिपबिल्डर ने। अब बचे हुए 8 कौन बनाएगा? कोचिन शिपयार्ड बनाएगा। उन जहाजों को माहेश श्रेणी के जहाज कहेंगे। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। और ये जो सभी जहाज बन रहे हैं, टोटल 16 जहाज हो गए, ये सोवियत निर्मित अभय श्रेणी के जहाजों की जगह लेंगे, जिन्हें 1989 और 1991 के बीच भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से 2-4 नाम मैं आपको और याद करवाता हूँ। एक याद रखना, INS विक्रांत, ये भारत का स्वदेशी विमान वाहक पोत है। INS अर्नाला हमने देख ही लिया, भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन शेलो वाटर क्राफ्ट है। और INS अरिहंत भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी है, और दूसरी परमाणु पनडुब्बी का नाम है INS अरिघात। इसे अभी विशाखापत्तनम में नौसेना में शामिल किया गया था। भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत का नाम है INS निर्देशक, पहला था INS संध्याक। उसके अलावा भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में स्थित INS सातवाहन में कलवरी पनडुब्बी पलायन सुविधा शुरू की थी। इसका नाम विनेत्रा है। रूस निर्मित INS तुशील को अभी नौसेना में, भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। कहां से? रूस के कलिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड में। भारत का पहला अंडर वाटर संग्रहालय और कृत्रिम रीफ ये कहां पर बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। और उसके लिए किस जहाज को डुबोएंगे? INS गुलदार को। भारत सरकार परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा ये कहां पर स्थापित करेगा? आंध्र प्रदेश में। और INSV कौंडिन्य ये क्या है? प्राचीन सिले हुए जहाज का नाम है INSV कौंडिन्य, जिसे अभी भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ये नाम भी याद रखना। और अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आप बताना कि प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी का नाम क्या है? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो गया। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री विदेशी भाषा पहल शुरू की है? तो आंसर होगा असम ने। तो असम में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने और राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए विदेशी बाजार में रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से असम सरकार ने असम के युवाओं को विदेशी भाषा में ट्रेनिंग देने के लिए ये मुख्यमंत्री विदेशी भाषा पहल को शुरू किया है। तो इस योजना को असम के डिब्रूगढ़ में अभी मंजूरी दी गई है, और अभी इसमें असम के बेरोजगार युवाओं को जापानी भाषा प्रवीणता परीक्षा की तैयारी सहित विदेशी भाषा का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि विदेशों में उनके रोजगार के अवसरों में सुधार किया जा सके। इस योजना को शॉर्ट में बोलेंगे CM फ्लाइट योजना, यानी कि मुख्यमंत्री फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट। तो कहाँ पर शुरू हुई? ये असम में शुरू हुई है। अब बात असम की है, तो ये रहा मैप में असम। देखो, असम की कैपिटल दिसपुर हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, मुख्यमंत्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ का राजकीय पशु एक सिंग वाला गेंडा हो गया। पक्षी है व्हाइट विंग्ड वुड डक। वृक्ष है हॉलोंग। पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड। फल है काजी नींबू। लोक नृत्य में बात करें, बिहू हो गया, बगरुम्बा हो गया, भोर हो गया, और क्लासिकल डांस हो गया सतरिया। असम का 7वां नेशनल पार्क है देहिंग पटकई नेशनल पार्क। छठा है रायमुना नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू शिकोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क। भारत का पहला तेल का कुआं ये कहाँ पर खोजा गया? डिगबोई असम में। भारत का सबसे लंबा पुल है, सबसे लंबा नदी पुल बोलेंगे, भूपेन हजारिका यह डोलो सादिया पुल। लंबाई है 9.15 किलोमीटर, लोहित नदी पर बना हुआ है ये। उसके अलावा कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न आपको असम से रिवाइज करवाएं। तो स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 शुरू किया था। यहाँ पे विभव तालुकदार ये असम से हैं। हैरी मैसेल पुरस्कार मिला था IUCN के द्वारा। असम में ब्रह्मपुत्र नदी है और इसी की सहायक नदी है कुलसी नदी, और इसी नदी में विश्व में पहली बार सैटेलाइट के द्वारा गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग की गई थी। नॉर्थ ईस्ट का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल ये कहाँ पर खुला? असम में। डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट ये गुवाहाटी का गोपीनाथ बारदोलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना। नॉर्थ ईस्ट का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट आपको मिलेगा असम में। 2027 तक असम की दूसरी राजधानी कौन सी होगी? डिब्रूगढ़। जबकि तेजपुर ये राज्य की सांस्कृतिक राजधानी होगी। IIT गुवाहाटी
सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर बनाने के लिए समझौता किया था आईआईटी गुवाहाटी के साथ। सिमोलू महोत्सव मनाया गया यहाँ पे। झुमोर बिनंदिनी महोत्सव यहाँ पे हुआ, झुमुर नृत्य महोत्सव भी कहते हैं इसको। अलिये लिगोंग उत्सव असम ने मनाया, असम में मिसिंग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और असम सरकार ने जगीरोड में बनने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पे किया था। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वन टाइम रेगुलराइजेशन स्कीम 2025 यहाँ पर लॉन्च की गई, तो आंसर होगा पुडुचेरी में। तो अभी पुडुचेरी सरकार ने वन टाइम रेगुलराइजेशन स्कीम 2025 को लॉन्च किया है। इसे पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी ने लॉन्च किया है। उद्देश्य है अवैध या बिना अनुमति के बने हाउसेज और प्लांट्स को लीगलाइज करना, और इसके तहत कोई भी हाउस ओनर ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा और हाउस को लीगल करने के लिए जो भी फीस वगैरह होगी वो वहीं पे कर देगा। तो ये जो स्कीम है केवल उन्हीं घरों या प्लान्स के लिए है जो 1 मई 1987 से लेकर 16 जुलाई 2025 के बीच बनाए गए हैं। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा कि इल्लीगल जो भी निर्माण है उनको लीगल किया जाएगा, जिससे प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने में आसानी होगी। और गवर्नमेंट की जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ होती है, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सीवेज वगैरह, ये सब उनको मिल सकेगा, जो कि मेन किनको मिलता है, जो लीगलाइज घर होते हैं। वरना आजकल होता है कि किसी भी एग्रीकल्चर लैंड पे प्लॉट काट दिए जाते हैं या वन भूमि की ज़मीन पे अतिक्रमण कर लेते हैं लोग, प्लॉट पे प्लॉट कट जाते हैं, तो वहाँ पे ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है वो उपलब्ध नहीं होती है, उनको पट्टा नहीं मिल पाता है। तो वो ये काम यही कर रहे हैं, जो भी इलीगल जो भी प्लॉट वगैरह है, मकान वगैरह है, उनको लीगलाइज करने का काम कर रहे हैं इस स्कीम के तहत। कौन? पुडुचेरी। अब बात पुडुचेरी की है तो ये रहा मैप में पुडुचेरी। पुडुचेरी बोलो, पौंडीचेरी बोल दो, कैपिटल पुडुचेरी सिटी होती है। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी हो गए, गवर्नर हैं के कैलासनाथन। और आप देखो मैप में, इसमें 4 क्षेत्र शामिल हैं। पुडुचेरी हो गया, कराईकल हो गया, माहे हो गया और यानम हो गया। जिसमें पुडुचेरी और कराईकल तो तमिलनाडु में है, माहे केरल में है और यानम आंध्र प्रदेश में है। ये चारों क्षेत्रों को मिला करके पुडुचेरी बनता है। ये आप कह सकते हो कि भारत में एक फ्रांसीसी उपनिवेश था। फिर 1963 में यह आधिकारिक तौर पर भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। इसे भारत का छोटा फ्रांस या पूर्व का फ्रेंच रिवेरा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसके बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है, रिटायर करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा मिग-21। तो अभी हमारी इंडियन एयरफोर्स ने मिग-21 लड़ाकू विमानों को हटाकर उसकी जगह तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A को शामिल करने की घोषणा की है। और उन्होंने कहा कि मिग-21 इसे सितंबर 2025 तक पूरी तरह से सेना से हटा दिया जाएगा। धीरे धीरे हटा रहे हैं। अभी केवल 2 मिग-21 स्क्वाड्रन जो कि राजस्थान के नाल एयरबेस पर स्थित हैं, उनको भी हम सितंबर तक हटा देंगे। ये जो मिग-21 है ये 6 दशकों से हमारी सेना में शामिल हैं, पर अब ये बहुत पुराने भी हो चुके हैं। अभी नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई है तो वो इनमें उपलब्ध नहीं है और इनमें कई सारी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिस कारण से इन्हें उड़ता ताबूत यानी कि फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता है। और इसी कारण से अब इनको हटाया जा रहा है और अब इनकी जगह लेगा तेजस मार्क 1A, जो कि अधिक उन्नत और सक्षम विमान है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया है। जबकि मिग-21 इसे सोवियत संघ रूस ने बनाया था। और आप कह सकते हो ये भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था। और तेजस मार्क 1A इसे बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने। और इसकी स्पीड की बात करोगे तो 1.8 मैक होती है, मैक्सिमम स्पीड है 2220 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है, यहाँ से जोड़ के पूछता हूँ। अभी आपने पढ़ा भी होगा कि हम तेजस में एक नया इंजन लगाएंगे और ये इंजन हम मंगवा रहे हैं अमेरिका से। अभी उसका दूसरा सेट आ गया है, मतलब दूसरा इंजन आ गया है। उसका क्या नाम है? GEF 404 इंजन। ये हमने अमेरिका से लिया है, ये हम तेजस में लगाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही हमने करंट अफेयर्स में ही पढ़ा था, तो इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा भी किसने की है? तो आंसर होगा दिल्ली सरकार। तो अभी दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि अगर ओलंपिक या पैरालंपिक में
अगर आप गोल्ड मेडल जीत के लाओगे तो 7 करोड़ रुपए मिलेंगे, सिल्वर लाओगे तो 5 करोड़ रुपए और ब्रोंज लाओगे तो 3 करोड़ रुपए। पहले भी मिलते थे, पहले ये राशि कम थी, पहले गोल्ड वालों को 3 करोड़ ही मिलते थे, लेकिन अब 3 करोड़ तो ये ब्रोंज वालों को दे देंगे, मतलब लगभग डबल राशि कर दी गई है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि गोल्ड और सिल्वर विजेताओं को ए ग्रेड वाली सरकारी नौकरी देंगे, ब्रोंज जो लेकर के आए उनको बी ग्रेड की सरकारी नौकरी मिलेगी। तो ये जो घोषणा है दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है युवाओं को प्रोत्साहित करना और दिल्ली में खेल प्रतिभाओं को बनाए रखना। देखो दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता है, अभी चौथी महिला मुख्यमंत्री है दिल्ली की। लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना। बाकी कुछ और प्रश्न करंट अफेयर्स के मैं आपको दिल्ली से रिवाइज कराऊं तो दिल्ली पुलिस ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने के लिए नई दिशा नाम से एक पहल शुरू की। भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 ये आयोजन हुआ नई दिल्ली में। गृह मंत्री अमित शाह कहां पर E0 FIR पहल शुरू की? दिल्ली में। और चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता 2025 का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क ये बनेगा दिल्ली के होलंबी कला में। और DRDO ने शुरू किया एडवांस क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर नई दिल्ली में ही। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम ये कहां पर लॉन्च किया गया? दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पर। भारत के पहले नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में। दिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए बसों में मुफ्त यात्रा के लिए सहेली स्मार्ट कार्ड ये शुरू होगा और ये गुलाबी टिकट योजना की जगह लेगा। अभी एक सड़क एक दिन योजना भी यहाँ पर शुरू हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा 77। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कौन तैयार करता है? हेनले एंड पार्टनर्स, जो कि लंदन UK में एक संस्था है। और ये इंडेक्स बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। पावरफुल से मतलब हो गया कि अगर किसी भी देश के पासपोर्ट से आप जितने ज़्यादा देशों में बिना वीज़ा के एंट्री कर पाओगे तो उस देश का पासपोर्ट हम कहेंगे कि पावरफुल है। तो इस लिस्ट में या इस इंडेक्स में टॉप पर रखा है सिंगापुर को। अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप 193 देशों में बिना वीज़ा के एंट्री कर सकते हो। वहीं भारत की बात करें, भारत को रैंक दी गई है 77। तो भारत का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप 59 देशों में बिना वीज़ा के एंट्री कर सकते हो। ये जो इंडेक्स है साल में 2 बार आता है। एक तो साल के स्टार्टिंग में आता है जनवरी में, तो इस बार जब जनवरी में आया था तो भारत को रैंक दी गई थी 85 और अभी जुलाई में आया तो भारत की रैंक है 77, मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है। और लास्ट में सबसे लास्ट में है यानी कि 106 रैंक दी गई है अफगानिस्तान को। ठीक है, तो याद रखना हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 77 पे है। अच्छा, इंडेक्सेस रैंकिंग वाला प्रश्न है, कुछ रैंकिंग्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। 2025 के अनुसार है ये प्रश्न। कॉफ़ी उत्पादन के मामले में भारत विश्व में 7वें स्थान पर है, टॉप पर ब्राज़ील है और भारत में टॉप पर कर्नाटक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत 4थे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पर उड़ीसा है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में पहला स्थान मिला। ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत 3रे स्थान पर है, टॉप पर चाइना है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 96 पे है, टॉप पर डेनमार्क है। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में पहले स्थान पर कर्नाटक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है, टॉप पर बुर्किना फासो हो गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 118वें स्थान पर है, टॉप पर फिनलैंड है। पहली बार अभी पंचायत उन्नति सूचकांक आया, उसमें टॉप पर गुजरात है फ्रंट रनर A कैटेगरी में। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत 3रे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन इंडेक्स में टॉप पर केरल है। गिनी इंडेक्स 2022 आया, भारत 4थे स्थान पर है, टॉप पर स्लोवाक गणराज्य है। और नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में कौन सा जिला टॉप पर रहा? तो हथियाल, जो कि मिजोरम का है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनली के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? आंसर होगा 2028। तो अमेरिकी बहुराष्ट्र वैश्विक निवेश बैंकर और वित्तीय सेवा प्रदाता है मॉर्गन स्टैनली, और अभी इसने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है भारत का राज्य नेतृत्व आर्थिक परिवर्तन रिपोर्ट, जिसके अनुसार भारत 2028 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और इस रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया
कि 2035 तक जीडीपी जो है हमारी ये दोगुनी हो जाएगी, यानी कि 10.6 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी। और साथ में ये भी बताया कि 2035 तक हमारे 5 राज्यों का जीडीपी 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा हो जाएगा। कौन कौन से 5 राज्य? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ये सब बातें इसमें बताई गई है। वैसे मैं आपको बता दूं या आपको याद दिला दूं कि अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था 2030 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और अभी कुछ समय पहले आपको याद होगा, नीति आयोग ने बताया था कि भारत अभी जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। ठीक है, ये पढ़ चुके हम, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पद्मश्री रतन थियम का निधन हो गया, वे क्या थे? रंगमंच कलाकार थे। तो प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार थे रतन थियम, जिनका अभी 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे मणिपुर से थे। उन्होंने पारंपरिक मणिपुरी कला को आधुनिक रंगमंच के साथ मिश्रित किया और मणिपुर रंगमंच को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित किया। 1989 में पद्मश्री मिला, भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिल चुका है। 2005 में कालिदास सम्मान और 1997 में फ्रांस का ला ग्रांडे मेडल भी उनको मिल चुका है। अच्छा, 2-4 नाम मैं आपको और रिवाइज कराता हूँ जिनका हाल ही में निधन हुआ। ये सारे इंपॉर्टेंट नाम हैं, जैसे कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर MR श्रीनिवासन का निधन हो गया। 2015 में मिला पद्म विभूषण। मारुति चितमपल्ली एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाने जाते थे, महाराष्ट्र से थे। अरण्य ऋषि के नाम से जाना जाता था, 2025 में ही मिला था पद्मश्री, निधन हो गया। भारत के दिग्गज क्रिकेटर दिलीप दोषी का निधन हो गया, उनकी ऑटोबायोग्राफी है स्पिन पंच। नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी का निधन हो गया। और दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक पंजाब से थे, पगधारी बवंडर के नाम से प्रसिद्ध थे, इनका भी निधन हो गया। ठीक है, बाकी ये थी आज के हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। बाकी इनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज डेली बना करके अपलोड की जाती है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, और PDF टेलीग्राम पे मिल जाती है। टेलीग्राम एप्लीकेशन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या एप्लीकेशन को तो डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था कि बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? सुहानी शाह। भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हॉर्नबिल कंजर्वेशन किस राज्य में शुरू किया गया? तमिलनाडु। विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस मनाया गया 22 जुलाई को। भारत का पहला खनन पर्यटन प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू किया गया? झारखंड। और यूनेस्को से किस देश ने बाहर होने की घोषणा कर दी? अमेरिका। जनवरी 2026 तक पूरी तरह से बाहर हो जाएगा। और देश का पहला पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित 50 किलोवाट भूतापीय संयंत्र ये कहाँ पर स्थापित होगा? अरुणाचल प्रदेश। और भारत किस देश से अपाचे AH-64E लड़ाकू हेलीकॉप्टर खरीद रहा है? अमेरिका। अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2027, 2029 और 2031 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंग्लैंड। भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन जिसे ICMR के द्वारा विकसित किया जा रहा है उसका नाम है एडफेल्सिवैक्स। और आखिरी प्रश्न था, एस अच्युतानंद का निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? केरल। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल आपसे पूछा था लेजर हथियार हेलियोस का भी परीक्षण किया था किसने? आंसर होगा अमेरिका। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रात का आपका होमवर्क प्रश्न।